हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है ब्रूनर्स कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यानी कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज इस थ्योरी को हम बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक करेंगे, जिससे कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस थ्योरी में क्या है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस थ्योरी के अंतर्गत जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के निवासी हैं और एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया है। आपको ये नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी का प्रतिपादन किया, तो वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी इन्हीं के द्वारा उपयोग की गई है, इसलिए ब्रूनर के सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इनकी थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है अन्वेषण का सिद्धांत, या फिर इसे डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में नाम बदल कर भी पूछ ले कि जो अन्वेषण सिद्धांत है वो किसने दिया या फिर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसने दी है, वो ब्रूनर है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसको भी आपको याद में रखना है, क्योंकि बुकों से लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो ब्रूनर हैं, इन्होंने बच्चों के विषय में कहा है कि जो बालक होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। यानी कि बच्चे ने जो पहले सीख रखा है या फिर जो उसने पहले से अनुभव कर रखे हैं, उसके आधार पर वो जो है नए विचारों का निर्माण करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, नई नई खोज करते हैं, मतलब नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ऐसा इनका मानना है। अब इनकी थ्योरी में हम देखेंगे कि इन्होंने कुछ जो है स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। किसी भी बच्चे में जो है जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके लिए इन्होंने स्टेजेस दी हैं। 3 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है, या फिर हम इसे लर्निंग मोड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले है इनएक्टिव लर्निंग, जो ये फर्स्ट स्टेज है, और ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों को के मतलब 2 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत इन्होंने रखा है। दूसरी है आइकॉनिक स्टेज, इसके अंतर्गत यानी कि ये सेकंड स्टेज है, और ये इसके अंतर्गत इन्होंने 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। और जो तीसरी है वो सिंबॉलिक है। इसके अंतर्गत इन्होंने 8 प्लस या फिर अबव वाले जो बच्चे हैं उनको इन्होंने इसके अंदर रखा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी जब बच्चे 0 से 2 वर्ष तक के होते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं? वो इनएक्टिव तरीके से, यानी कि क्रियात्मक तरीके से, अर्थात खेल-खेल में सीखते हैं। लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, प्ले विथ ए बुक। जैसे कि वो बच्चे जो हैं, वो बुक्स के साथ क्रिया करते हुए, खेलते हुए मतलब सीखते हैं। दूसरा है आइकॉनिक, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन। जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, वो कैसे सीखते हैं? लुक एट पिक्चर, यानी कि वो जो किताबें होती हैं उनमें जो फोटोज छपी हुई होती हैं या फिर जो आइकन्स बने होते हैं और जो चित्र होते हैं उनके माध्यम से सीखते हैं, इसीलिए इसको चित्रात्मक अधिगम भी कहते हैं। जो इनएक्टिव लर्निंग है, इसको हम सक्रियता से बच्चे खेलते हैं या फिर सक्रियता का अधिगम भी कहेंगे। तीसरी है सिंबॉलिक, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि रीड को रिसर्च। यहाँ पर बच्चे अमूर्त रूप से जो है सीखते हैं या फिर अमूर्त रूप से अपने विचारों का निर्माण करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को एनवायरनमेंट पर निबंध लिखने के लिए दिया जाए, ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, और उस बच्चे को जब वो लिखता है, तो वो कहीं से कॉपी करके नहीं लिख रहा है, बल्कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन है या फिर क्लीन एनवायरनमेंट है, हरा-भरा है, या फिर जो भी उसने अनुभव किया अपने इस एनवायरनमेंट में, या फिर जो भी उसने देखा, उस चीज़ को वो लिखता है। तो वो कैसे लिख रहा है? अमूर्त चिंतन करके लिख रहा है। यानी कि सिंबॉलिक में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इन्होंने लर्निंग मोड्स दे रखे हैं,
यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इनके सीक्वेंस को भी याद में रखना है और इसके जो बच्चा है किस एज ग्रुप में बच्चा जो है इनेक्टिव लर्निंग करता है या फिर आइकॉनिक करता है या सिंबॉलिक करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको और हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, जिससे आपको आपकी समझ और बेहतर बन पाए। प्रथम अवस्था सक्रियता, जिसे मैंने अभी बताया इनेक्टिव लर्निंग, बालक में प्रकट होने वाले प्रथम प्रकार के प्रदर्शन है। इसमें एक बालक भौतिक वस्तुओं पर क्रिया करके उन क्रियाओं के उत्पादों के द्वारा वातावरण को समझता है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने घर में, वो बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहते हैं, अपनी मम्मी से रोकर कहते हैं या फिर मुस्कुराकर कहते हैं। इस तरीके से वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे जीन पियाजे ने भी जो है अपनी जो उन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी उन्होंने भी दी है और उन्होंने बच्चों के जो विकास के चरण है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि बच्चे किस प्रकार किस एज में कैसे सीखते हैं, कैसे उनके जो है कॉग्निशन का डेवलप होता है। तो उसी प्रकार जो है ब्रूनर ने भी अपनी बात कही है कि बच्चे जो होते हैं ये प्रथम अवस्था है और इसके अंतर्गत बच्चे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आकर सीखते हैं। भौतिक वस्तु जैसे घर में बच्चा कोई रो रहा है और माँ उसे कुछ खेलने के लिए दे देती है, कुछ भी दे देती है, जैसे पाउडर का डिब्बा हो गया या फिर क्रीम का डिब्बा, इस तरीके से चीज़ें उसको पकड़ा दी जाती हैं जो उसको नुकसान भी ना पहुँचाए और बच्चा उसमें एक्टिव हो सके। तो इस प्रकार बच्चे सीखते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि भौतिक वस्तुओं पर क्रिया करके उन वस्तुओं के उत्पादों के द्वारा वातावरण को समझता है। इस अवस्था में बालक अपनी क्रियाएं द्वारा जैसे छूकर, पकड़कर, काटकर वातावरण से अंतःक्रिया करता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा का महत्व नहीं होता है। दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा या फिर आइकॉनिक 2 टू 7 ईयर। इसके अंतर्गत इस अवस्था के अंतर्गत प्रतिमानों एवं चित्रों का प्रयोग से अधिगम होता है, यानी कि प्रतिमानों चित्रों से अधिगम होता है। अ, इसके अंतर्गत बच्चों में दृश्य प्रतिमा या स्पर्श प्रतिमाओं को याद करने की क्षमता का विकास होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो नर्सरी केजी में जिन बच्चों का एडमिशन होता है या फर्स्ट सेकंड में होते हैं, तो उनकी क्लासेस जो है डेकोरेट होती हैं चित्रों से, मानचित्रों से, मतलब जैसे कि चार्ट से। उसमें तरह-तरह की जो है फोटोज़ होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स की हैं, अल्फाबेट्स की हैं। इस तरीके के सारे चित्र बने हुए होते हैं क्लास में और बच्चों के लिए टॉयज़ भी होते हैं, जिससे कि वो सीखते बहुत जल्द हैं। बच्चे जल्दी सीखते हैं। यह अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रात्मक अवस्था से मेल खाती है। तीसरी अवस्था है सांकेतिक या फिर सिंबॉलिक। इस अवस्था में अधिगमकर्ता में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है, जैसे गणित, सूत्र, गणना करना सीखना। पर ब्रूनर ने भाषा के लिए भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट को दिया है कि मतलब बच्चे के जीवन में जो है भाषा कैसे रोल प्ले करती है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक प्रदर्शन के आयाम भाषा से मदद करते हैं। उन्होंने भाषा ज्ञान में सामाजिक व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है। उनके विचार पियाजे के विचारों के समान ही हैं, परंतु वे विकास के सामाजिक प्रभाव पर ज्यादा जोर देते हैं। भाषा प्रतीक तंत्र जो संज्ञानात्मक विकास या फिर वृद्धि के विकास में मुख्य स्थान लेती है। यानी कि भाषा के मामले में इन्होंने ये कहा है कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि उसका जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है वो उसमें भाषा रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं बात तो सही है कि बच्चा भाषा के माध्यम से जब वो चीज़ों को समझता है, किसी भी चीज़ को समझता है, तो उसके जो मेंटल हेल्थ का है या फिर उसके कॉग्निटिव जो है उसका जो संज्ञान है उसका मजबूत होता है और वो सीखने में अपने 100% को दे पाता है। अगर पियाजे की हम बात करें और ब्रूनर की बात करें तो इन्होंने सेम थ्योरी दी है, मतलब पियाजे की थ्योरी का नाम भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ही है और ब्रूनर की भी थ्योरी कॉग्निशन से ही संबंधित है, यानी कि दोनों लोगों ने जो है संज्ञान से आधारित अपनी थ्योरी को दिया है और जो स्टेप दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने माना है कि बच्चे का जो डेवलप होता है, यानी कि उसके संज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहकर और भाषा के माध्यम से होता है। वैसे तो पियाजे को इस चीज को थोड़ा कम मानते हैं, लेकिन जो ब्रूनर है इन्होंने सामाजिक प्रभाव पर ज्यादा जोर देते हैं। उनका मानना है कि भाषा प्रतीक तंत्र है जो संज्ञानात्मक विकास या फिर वृद्धि के विकास में मुख्य स्थान लेती है। अब जो ब्रूनर है इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग
भी इन्होंने दी है, क्योंकि इनकी थ्योरी अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इनकी थ्योरी जो है अन्वेषण या फिर जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी भी इनकी ये थ्योरी कहलाती है। तो इन्होंने कुछ बच्चों में जो है जो सीखते हैं बच्चे उसमें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में उसको तोड़कर जो है उस पर गहन अध्ययन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं और जो चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ये स्टेप उन्होंने जो है अनुभवजन्य अधिगम के दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर जीन पियाजे और ब्रूनर की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पियाजे ने भी अपने संज्ञानात्मक थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में जो हमने किए हैं उसमें किया है बहुत अच्छे से इनकी थ्योरी को। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस थ्योरी को जरूर देखिए जीन पियाजे की, जो आपके एग्जाम के लिए मदद करेगी। और ब्रूनर ने भी अपनी इस थ्योरी में 3 स्टेजेस दे रखी हैं, जो पहली है इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक और तीसरी है सिंबॉलिक, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, हमने मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ ही लिए हैं, यानी कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेजेस, इसको हमने विस्तार से देख लिया। अब स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है? एक तरीके का पार्ट या फिर ढांचा, यानी कि एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा किसी बच्चे को दिया जाता है। अब मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई दोस्त, कोई भी हो सकता है जो अपने से जो छोटा है उसको जो है बात बता रहा है या फिर सिखा रहा है। जैसे कि साइकिल चलाने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, बच्चा साइकिल चलाता है, उसको नहीं चलाने आती, लेकिन वो किसी को उसको सपोर्ट चाहिए, उसके दोस्त का या फिर उसकी मम्मी उसको सिखाती है, लेकिन एक दिन होता है कि वो साइकिल खुद चला पाता है। तो स्कैप फोल्डिंग वही होती है। स्कैप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है अपनी थ्योरी में तो लेव वाइगोस्की ने यूज किया, लेकिन इस वर्ड को देने वाले जो है ब्रूनर है। इस वर्ड को दिया है ब्रूनर ने स्कैप फोल्डिंग के, और थ्योरी में यूज किया है लेवाइगोस्की ने, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग, इसके बारे में भी हमने देख लिया कि चिल्ड्रन लर्न एक्टिवली थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम देखेंगे करिकुलम और स्पाइरल करिकुलम, यानी कि सर्पिल करिकुलम इसको हम कह सकते हैं, या फिर कुंडली नुमा करिकुलम कह सकते हैं। ये क्या है? रिविजिटिंग टॉपिक, पीरियडिकली डीपेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम बहुत डीप में जाकर रिवाइज करते हैं। हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। उसी प्रकार जो ये सर्किल करिकुलम या फिर स्पाइरल करिकुलम है, इसमें भी रिवाइज होता है, रिवाइज होता है चीजों का डीप। जब हम जैसे जैसे रिवाइज करते हैं उतना ही उसकी गहराई को हम समझते जाते हैं। इसको और अच्छे से हम देखेंगे यहाँ पर। स्पाइरल करिकुलम, रिविजिट टॉपिक एट डीपर लेवल्स। हम क्या करते हैं? डीपर लेवल्स में जाकर रिविजिट करते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग, ईच रिटर्न हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट न्यू नॉलेज। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जितना रिवाइज करता है और जितना डीप में उसको पढ़ने की कोशिश करता है, क्या होता है, स्टूडेंट कनेक्ट हो पाता है नए नॉलेज से। हम किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है हमारी क्लियरिटी आती है उसमें, वही विथ व्हाट दे ऑलरेडी नो, और उसको ये भी पता चलता है कि उसने कितना पढ़ा है, उसको कितना आता है और उसको कितना और जानने की जरूरत है। अब स्पाइरल की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है, कुंडली नुमा इस प्रकार जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको ये कुंडलियां दिख रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये टॉपिक, बच्चा टॉपिक को रिवाइज कर रहा है, रिवाइज करता हुआ चल रहा है, यानी कि आइडियाज बना रहा है, गोल्स निर्धारित कर रहा है, आइडिया बना रहा है, उस पर जो है एक्सप्लोरेशन कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, फिर वो नए आइडियाज बना रहा है, इस तरह वो यहाँ पे पहुंच रहा है, फिर नए गोल्स बना रहा है, नए आइडियाज बना रहा है, फिर उसमें खोज कर रहा है, फिर कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है, उसके बाद फिर नए आइडियाज बना रहा है। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है चीजों को। स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट भी ब्रूनर ने दिया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लगातार दोहराव मूलभूत विचारों का, बालक क्या करते हैं, लगातार दोहराव करते हैं मूलभूत विचारों का। छात्र नियमित अंतराल पर एक ही विषय का दोहराव करते हैं। नए अधिगम का पूर्व अधिगम से संबंध बनाते हैं, जैसे कि स्पाइरल आपको दिख रहा है। अब नए अधिगम, जब नया बच्चा सीख रहा है तो पुराने अधिगम का क्या कर रहा है, उसको रिवाइज कर रहा है। प्रश्न एक, पुनः निरीक्षण के साथ विषय की जटिलता बढ़ती है। वर्गीकृत यानी कि
कैटेगराइजेशन अधिगम पर भी इन्होंने बल दिया, इसको भी आपको याद में रखना है कि वर्गीकृत या फिर कैटेगराइजेशन अधिगम पर बल किसने दिया है, तो वो है ब्रूनर। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट माना है इंटरेस्ट यानी रुचि को, कि किसी भी बच्चे में जब तक रुचि नहीं होगी बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार हमारी क्लास यहीं तक रही आज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप फिर से इस टॉपिक को एक बार देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसको रिवाइज करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी बुक में लिख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो चलिए, आज के लिए इतनी हमारी क्लास है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। चलिए, थैंक यू, बाय।